एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल और अपनी एनवीएस फिजिकल एजुकेशन 2019 के पेपर सॉल्विंग की सीरीज में अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगले पार्ट की, दैट इज आवर पार्ट 5। हम अपने पिछले सेक्शन में 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, यानी हम टोटल 40 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट पार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट राइट नाउ एंड ऑल्सो शेयर इट। इस जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So before starting this video, I just want to tell a little introduction of me. So hello, I am Shalvi Katiyar. I had qualified NET in 2019, selected in NVS Physical Education yani PET, selected in UPT GT with 7th rank, selected in DSSB PET and also qualified NET JRF in 2022. So these all are my achievements which can make you rely on me. बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, that is WHO published a document in 1968 titled Research into Environment Pollution that recommends certain measures for prevention of air pollution. Which of the following is not one of those measures? इसको मैंने बहुत सर्च किया और मुझे इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला 1968 में अगर ये टाइटल हुआ है तो। इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी एज वेल। इसका जो आंसर है दैट वाज रेन हार्वेस्टिंग एज पर एनवीएस। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, that is in a 3000 meter steeplechase the number of hurdles and water jumps are। तो ये 3000 मीटर स्टीपल चेज जो है ये एक तरह का एथलेटिक का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है। तो एथलेटिक पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मिल चुके हैं। अभी इस सेक्शन के बाद हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे एंड 50 क्वेश्चंस मतलब आधे पेपर को सॉल्व करके हमें इतना आइडिया तो लग जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 3000 मीटर स्टीपल चेज जो कि एथलेटिक का एक ट्रैक इवेंट है उसमें कितने हर्डल्स होते हैं और कितने वाटर जंप होते हैं। इसका जो आंसर है वो 28 और 7 है, यानी इसमें टोटल 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स होते हैं। साथ ही इसके बारे में कुछ और चीजें जाने तो ये एक तरह का ट्रैक इवेंट है। इसके हर एक सर्किट में 4 ऑर्डिनरी बैरियर, जिनको अभी हमने हर्डल्स बोला था, वो होते हैं और एक वाटर जंप होता है। यानी इसमें होते हैं टोटल 7.5 लैप्स, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ट्रैक जिसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो होता है 400 मीटर। इसलिए आपको 7.5 लैप दौड़ने पड़ते हैं इस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसमें आपको टोटल 35 बैरियर्स मिलते हैं, जिसमें 28 हर्डल्स होते हैं और 7 होते हैं वाटर जंप। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार DSSB में भी पूछा गया था, साथ ही केवीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके साथ ही इसमें ये भी एक चीज है जो पूछी जा सकती है कि जो मेंस के लिए बैरियर यूज होता है उसकी हाइट कितनी होती है। वो होती है 36 इंच और विमेन के लिए यूज होने वाले बैरियर की हाइट है 30 इंच। साथ में एक और क्वेश्चन है अविनाश साबले, जिनका नेशनल रिकॉर्ड ये है और उन्होंने अभी 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें सिल्वर मेडल जीता है। अभी आपके लिए सवाल ये है, कमेंट सेक्शन में तुरंत डालिए कि ये 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ कहाँ पे है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बैडमिंटन बिकम्स अ फुल मेडल ओलंपिक स्पोर्ट्स। तो ओलंपिक में बहुत सारे गेम का डेब्यू हुआ है अलग अलग ईयर, तो आपको उनके डेब्यू ईयर याद करने हैं। जितने भी गेम्स के आप ईयर याद करेंगे, ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उनके ईयर के साथ उनका वेन्यू जरूर याद करना है। अगर आप इन चारों को ध्यान से देखें तो इन चारों में सिर्फ एक ही ईयर में ओलंपिक हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी पता है कि बैडमिंटन किस ईयर में हुआ था और आपको ये पता है कि ओलंपिक किस ईयर में हुए थे, तो भी आप सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि 1992 में ही ओलंपिक हुआ था। 91 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ और 4 में नहीं हुआ। सो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को गेस करने का। तो जो भी आप पढ़ाई करते हैं शुड बी अ स्मार्ट वे ऑफ स्टडी, ताकि एग्जाम में जब गेस भी लगाए तो तुक्का जिसे आप कहते हैं वो भी एक स्मार्ट तुक्का होना चाहिए। कुछ और चीजें हैं, बैडमिंटन जो है 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में हुआ था, यानी जैसे कि हम बोल रहे हैं आपको वेन्यू जरूर से जरूर याद करना है। सो बार्सिलोना ओलंपिक हुआ है 1992 में, और 1992 में कौन कौन से इवेंट हुए? 4 इवेंट हुए थे। अब बैडमिंटन में कौन कौन से 4 इवेंट होते हैं? एक तो मेन का सिंगल, विमेन का सिंगल, मेन का डबल एंड विमेन का डबल।
फिर एक इवेंट जो उसमें नहीं शामिल हुआ, जो हुआ जाके 1996 एटलांटा में, यानी 92 के बाद अगला ओलंपिक जो है वो 4 साल बाद होता है। सो यहाँ पर आपका मिक्स डबल्स जो है वो शामिल हुआ। फिर साइना नेहवाल, शी इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने मेडल जीता। अब सेक्शन में कमेंट में ये डालिए जरा कि कौन सा मेडल जीता, वैसे पता सभी को है फिर भी लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर द टेक्निक सीजर स्टाइल, ईस्टर्न कट ऑफ एंड वेस्टर्न रोल यूज्ड। ये क्वेश्चन भी आपका एथलेटिक से है। एथलेटिक में जितने इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपकी टेक्निक्स भी पूछी जाती है। टेक्निक पूछे जाने में जो सबसे ज्यादा जिसमें से टेक्निक पूछी जाती है वो है आपका लॉन्ग जंप, फिर है आपका शॉर्ट पुट, और तीसरा है आपका हाई जंप। तो इन तीनों में जो भी टेक्निक्स है वो आप अपने नोट्स में ध्यान से लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो ये ईस्टर्न कट ऑफ है ये सीजर्स का ही एक वेरिएशन है। आंसर जो है वो इसका हाई जंप होगा। और भी इसकी चीजें हैं, इसमें आता है फ्लॉसबरी फ्लॉप, वो भी इसकी एक टेक्निक है। सो ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द यूजुअल पाथवे दैट sperm take through the female reproductive tract to the site of fertilization। So, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ के जाना है क्लास 12th में। अगर आप एक चैप्टर पढ़े, इसका नाम है विमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, वहां पर आपको विमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। इसलिए आप ये बात कह सकते हैं कि क्लास 12th की बुक का एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाए। सो दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम खान एकेडमी, जो डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो ये है आपका इनिशियल, दिस इज वजाइना, देन दिस इज कैर्विक्स, उसके बाद आता है यूट्रस, फिर आता है आपका फैलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, एंड लास्ट में है आपका ओवरी, जहां से आपकी ओवरीज रिलीज होती हैं। तो स्पर्म जो है वो एंटर होता है वजाइना से, फिर जाता है कैर्विक्स में, फिर जाता है यूट्रस में, एंड फाइनली जो फर्टिलाइजेशन है दैट टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन जहां पर होता है वहां तक पहुंचने के लिए वो कौन कौन से रास्ते तय करता है। तो सबसे पहले जाएगा वजाइना, देन कैर्विक्स, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब। सो आपका आंसर जो है दैट विल बी थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ओवर मोटिवेटेड स्पोर्ट्स पर्सन अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस हिज और हर बॉडी वेट रैपिडली थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मसल। तो मसल के साथ तो मास ही लगेगा यूजुअली, बट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर कोई बहुत जल्दी अपना वेट कम करने के लिए या फिर बहुत ओवर एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होता है। तो जब भी आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो वेट है वो कम होता है, लेकिन उस वेट कम होने में फैट के साथ साथ आपकी बॉडी का जो मसल मास है वो भी कम होने लगता है। बट आपका मेन मोटिव मसल मास को रिड्यूस करना नहीं होता है। जब भी आप वेट कम करते हैं तो आप यूजुअली अपने फैट को डाउन करते हैं, फैट के परसेंटेज को कम करना आपका मोटिव होता है, ना कि मसल मास के परसेंटेज को कम करना। बट जब ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल मास जो है वो भी कम होने लगता है। उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर आप जिस तरह से इनटेक कर रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका मसल जो है वहां से चीजें कम होने लगती हैं, सो आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द मोस्ट फर्टाइल डेज ऑफ 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब 28 डेज की आपकी जो साइकिल होती है इसे ओवुलेशन साइकिल भी कहते हैं। उसमें मोस्ट फर्टाइल डेज कौन कौन से होते हैं, मतलब जिस समय कंसीव करना जो है वो बहुत इजी होता है। तो इसका जो आंसर है वो 12 to 15 डेज होगा। सो यहाँ पर ओवुलेशन के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है कि यू आर मोस्ट फर्टाइल एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन when an egg is released from your ovaries, which is usually occur 12 to 14 days after your next period starts। So ये जो है, जो भी आपकी एक 28 डेज की साइकिल होती है, उस 28 डेज की साइकिल का जो मिडिल का टाइम होता है दैट इज ऑलवेज नोन एज मोस्ट फर्टाइल डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोप स्किपिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्विमिंग, बाइसिकलिंग एंड क्रॉस कंट्री आर टाइप ऑफ। तो ये सब जो है आपकी
एरोबिक एक्सरसाइज को बताते हैं। बाकी की बात करें तो जो भी आपकी एनारोबिक एक्सरसाइजेस हैं ये शॉर्ट टाइम वाली एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम एनारोबिक कहते हैं। कैलिस्थेनिक का मतलब है कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जहां आप किसी भी तरह के इक्विपमेंट की यूज नहीं करते हैं, जहां फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं उसे कैलिस्थेनिक कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन ऐसा चार्ल्स ए बचर ने बोला था। सो ये आपका डेफिनेशन वाला पार्ट है। अब किसी ने बोला कि कितनी सारी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारी हैं, बट मोस्टली 7 से 8 डेफिनेशंस हैं फिजिकल एजुकेशन की जो आपको याद करनी है। उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। वैसे अब उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। DSSB में कोई भी शायद डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था लास्ट एग्जाम में। फिर लास्ट क्वेश्चन है एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक्ट ऑन द। तो ये किस सिस्टम पे एक्ट करता है? ये आपके मस्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है। कैसे करता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो होते क्या है? ये मैन मेड वर्जन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के। और टेस्टोस्टेरोन जो है दिस इज मेल सेक्स हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से ही मेल्स में जो प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं वो आते हैं। तो इस हार्मोन का जो सिंथेटिक या फिर मैन मेड वर्जन है उसी को बोलते हैं हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिसे बॉडी बिल्डर और एथलीट्स लेते हैं अपनी मसल बिल्डिंग के लिए और अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। आज के थे 10 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए 10 क्वेश्चन यूजफुल रहे। फॉर सच मोर वीडियोस कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।